नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन धारकों से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लोगों को सौगात दी है और अगले महीने से पेंशन में 750 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस दौरान सीएम ने बताया है कि प्रदेश में 18,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और सरकार द्वारा 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इस योजना के तहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसमें हर महीने नए पेंशन धारकों की वृद्धि को हो रही है, जिसके तहत हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपए हो जाएगी। हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। जब ये क्रम चलता हुआ हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको। बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब 2 ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब ये 2 लाख रुपए की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2 लाख रुपए कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख रुपए ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। तब ये भी व्यवस्था बनाई कि जिस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके यहां आपकी सहमति लेगा, क्योंकि सहमति लेनी भी आवश्यक है। बहुत लोगों ने ऐसे भी जो हमको मिले हैं जिन्होंने कहा था शुरू में जब व्यवस्था शुरू हुई कि हमको पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो ही तो पेंशन देनी होगी। इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। तो ऐसे जो 16,500 लोग हैं, आज मैं उन सब 16,500 लोगों से उनके साथ टेलीफोन का संपर्क करके और ये बातचीत कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपके मैं अनुभव भी बाद में सुनना चाहूंगा कि इस ऑटोमेटिक अगर कोई आय भी होगी तो इसको हम तुरंत जो है दुरुस्त भी करेंगे, ठीक भी करेंगे।
गुरुग्राम मानेसर नगर निगम काकरोला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जहां हजारों की भीड़ ने फूल मालाओं के साथ अपना समर्थन देकर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा बहुत भारी संख्या में पहुंचे थे। इस मौके पर हरियाणवी जानी मानी डांसर सपना चौधरी ने मंच से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के देसी रॉकस्टार एमडी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्यक्रम में मंच से सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही यह भी कहा कि वे हमेशा उनके कार्यों के लिए तत्पर रहे। नगर निगम मानेसर में बहुत सी समस्याएं हैं, वे उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करती रहेंगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव मानेसर नगर होली है हमारे देश में, इसको रंगों का त्योहार कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का त्योहार कहा जाता है। और आज जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे, खासकर महिलाएं, वो उन सबका प्यार था मेरे लिए, जो यहाँ पर बधाई के तौर पर बधाई देने के लिए वो सब पहुंचे थे। सर, आज का कार्यक्रम काकरोला की पावन धरा पर बहुत ही ऐतिहासिक होली मिलन समारोह हुआ है। गांव काकरोला में 2 मुख्यमंत्री की रैली भी हो चुकी है, लेकिन जो आज की जो होली मिलन समारोह था वो दिल से था, लोग दिल से आए थे। और इतनी शक्ति, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 4-5 सालों से क्षेत्र में है, और महिलाओं की संख्या, क्योंकि हमारे आज तक मैंने तो किसी गुड़गांव में भी जितनी भी रैली आई, आज तक इतनी महिला नहीं देखी किसी रैली में। इतना समर्थन बुजुर्ग भी, नौजवान भी, 36 बिरादरी के लोगों ने आके जो सहयोग और समर्थन डॉक्टर इंद्रजीत यादव को और उनके परिवार को दिया है। बहादुरगढ़ में टेलीफोन टावर के विरोध में लोग एकजुट हो गए हैं। दरअसल शहर की एचएल सिटी में मकान नंबर 516 में रिहायशी मकान के ऊपर टेलीफोन टावर लगाया जा रहा है। मकान के ऊपर टावर का बेस तैयार किया जा रहा है, जिसका लोगों ने विरोध कर दिया है। एनसीआर 2 और श्रीराम और WA ने मिलकर इसकी बैठक की है और टावर के विरोध में प्रस्ताव भी पास कर दिया है। लोगों ने टेलीफोन टावर के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है और प्रशासन से टावर नहीं लगवाने देने की अपील की है। लोगों का कहना है कि टावर के रेडिएशन से बच्चे और बुजुर्गों का स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो जाएगा। श्रीराम RW से प्रधान हूं, और जो हमारा ये रिहायशी इलाका है और इसमें ये एक टावर लगा रहे हैं रिलायंस में, 516 नंबर में ये रिलायंस का टावर लगवा रहे हैं। और इस टावर के लगने से हमारा जो आसपास का एरिया है वो दूषित हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जो लोग हैं उनमें बीमारियां फैलेंगी और इस जो हमारा ये रिहायशी इलाका है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें ये रिहायशी इलाके में ये टावर ना लगे, इसको यहाँ से हटाया जाए। प्रशासन हमारी ये गुहार सुने और इस काम को सिरे चढ़ाए। और यहाँ पर जो इस रिहायशी इलाके के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, इस टावर के लगने के विरोध में यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी कारणवश जिन्होंने भी मतलब इस चीज को सपोर्ट किया है, अब वो यहाँ पर नहीं है। अब हमारी जो, और हमसे बिना पूछे गए, हमसे बिना कोई परमिशन लिए किसी तरीके की सोसाइटी में कोई भी चर्चा नहीं चली इस बारे में और आगे इस चीज को प्रमोट किया गया है। हम इसके बिल्कुल विरोध में है, पूरी सोसाइटी एक साथ है। टावर किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं लगने देना चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष रखा गया है, जिससे जनता जागरूक हुई है। उन्होंने साथ ही कहा कि हाथ से हाथ मिलाओ अभियान भी प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जनता जहां कांग्रेस की जनरेशन नीतियों से अवगत हो रही है, वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जन विरोधी नीतियों का भी उन्हें पता चल रहा है। यहां पर कांग्रेस की विधायक गीता भुग्गल ने बड़ा बयान देते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से सफल है और सरकार अपने कामों करने में नाकाम रही है और जनता त्रस्त हो चुकी है। जेजेपी और बीजेपी का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, देखिए 5100 पेंशन की घोषणा की गई थी और सरकार ने कहा था कि हम बनाएंगे। जेजेपी और बीजेपी का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी था। पेंशन बढ़ाने की बात तो दूर है, कम से कम 5.5 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन काट दी गई है, विकलांग पेंशन काट दी गई है, विधवा पेंशन काट दी गई है। परिवार पहचान पत्र, उनकी मदद की बजाय परिवार पहचान पत्र तो पेंशन काटू पत्र बनकर रह गया है, जिसकी कि हम लोगों ने विधानसभा में कॉल अटेंशन भी लगाया है, इस पर हमने शोर भी किया है। हम चाहते हैं सरकार इसका संज्ञान ले और जिसका जो है उसको देने का काम करे। सरकार का सारा ध्यान जो स्कीमों के तहत लाभार्थी हैं, बल्कि उनके लाभ को किस तरह से काटा जाए, स्कूलों में फीस कैसे बढ़ाई जाए, प्राइवेट में फीस दे रहे हैं। आज के समय में चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे किसान है, बेरोजगार युवा है। देखिए 5100 पेंशन की घोषणा की गई थी और सरकार ने कहा था कि हम बनाएंगे। जेजेपी और बीजेपी का मिनिमम कॉमन। अब खबर अंबाला से है, जहां गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के लोगों को 8 धर्मशालाओं की सौगात दी है। इस मौके पर अंबाला का नगर परिषद का स्टाफ भी उनके साथ मौजूद रहा। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में यहां मौजूद रहे। मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 8 धर्मशालाओं का 3 गांवों में उद्घाटन किया गया है। साथ ही कहा कि लोगों को अपने सामाजिक काम के लिए ऐसा कोई स्थान होना चाहिए था, इसके लिए लोगों के पास जगह नहीं थी। इसके लिए हमने जगह पूरी विधानसभा में धर्मशालाएं बनाकर दी हैं, लोग अपने समर्थन में कार्य वहां कर सकते हैं। आठ धर्मशालाओं का उद्घाटन किया गया है। 3 गांव टुंडला में, 1 कलरेड़ी में, 2 यहाँ गांव बो में और 2 गांव बबियाल में धर्मशालाओं का उद्घाटन किया है। लोगों को अपने सामाजिक काम करने के लिए ऐसा कोई स्थान चाहिए होता है जहां पर वो बैठ के काम कर सकें। ब्याह शादी है, सुख दुख है, कोई सामाजिक कार्य है, किसी सभा की मीटिंग है, कोई महिला कीर्तन मंडली है, तो उसके लिए लोगों के पास जगह नहीं थी। इसलिए जगह जगह पर हमने ऐसी धर्मशालाएं बनवा के दी हैं। लगभग सारे विधानसभा क्षेत्र में बनाकर दी हैं ताकि लोग अपने सामाजिक सरोकार यहाँ पर कर सकें। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोक लुभावने बजट की बजाय प्रगतिशील बजट को पेश किया है। इस बजट से प्रदेश का चौमुखी विकास तेज गति से होगा। इस बजट में कर्ज को बढ़ाने की बजाय कर्ज पर नियंत्रण रखने के प्रावधान किए गए हैं। अहम पहलू यह है कि युवा पीढ़ी को शिक्षित करने और सरकार स्कूलों में तमाम सुविधाओं को मुहैया करवाने पर विशेष फोकस रखा गया है और इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन के लिए बकायदा 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए मेडिकल कैशलेस पॉलिसी का भी प्रावधान किया है। आपको बता दें कि शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल शनिवार को पंचायत भवन के सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने से पहले
सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां पहुंचने पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल का सांसद नायाब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने स्वागत किया और बजट पर चर्चा भी की। उसका निर्णय कौन लेगा? सरपंच। उसकी देखरेख कौन करेगा? सरपंच। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी ठेकेदार की होगी, अगर इंक्वायरी होगी तो जेई की होगी, इंक्वायरी होगी तो एसडीओ की होगी, इंक्वायरी होगी तो सेक्रेटरी की होगी। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो केवल देखने के वास्ते कौन चुना कि इसकी देखरेख में विकास होगा, स्वयं नहीं करागा। इसके लिए लोगों चुना, लोगों ने इसलिए चुना कि ये अब ऐसे तो वो सरपंच फंस। अब ये उल्टी बात कह रहे, उल्टी बात कह रहे, मतलब सरपंच का तो इसमें बचाव है। का कारण क्या? कई बार ना जी ऐसा नहीं होता कि कोई आंदोलन इसलिए होता है, वो पॉलिटिकल आंदोलन होता है। कुछ लोग है ना जी, वो अपने स्वार्थों के लिए लोगों को भड़काना शुरू करते हैं। जीतवानवास गौशाला में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार ने गौशालाओं का बजट बढ़ाया है, 40 से 400 करोड़ किया है। आपको बता दें कि 28 मार्च से एमएसपी पर खरीदी कृषि मंत्री ने गांव जीवंतवास की गौशाला में 11 लाख देने की घोषणा की है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार द्वारा गौशालाओं के बजट में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे गायों के पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन पर पूरा जोर दे रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए यह भी कहा कि वे गाय के गोबर से बनने वाली खाद पर आधारित खेती करें, जिससे खाने को शुद्ध अनाज मिल सके। आगे उन्होंने यह कहा कि यूरिया और डीएपी आदि खाद से खानपान जहरीला हो गया है, जिससे अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले रही हैं। आज तोशाम हल्के के जीतवान गांव में जो ये इस इलाके की बड़ी गौशाला है, इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये गौ प्रेमी इलाका है, बहुत सारी गौसेवा में नींद रहते हैं। मुझे भी आकर यहाँ बड़ी खुशी हुई और सारे इलाके ने धन्यवाद किया है मुख्यमंत्री जी का कि गौ सेवा का बजट 10 गुना बढ़ाया है। अब सबको कर बेसहारा गोवंश है वो नहीं रहेगा, किसानों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गौ सेवा में लोग सब लगे हुए हैं। सरसों निकलनी शुरू हो गई तो सर मंडियां कब से चालू हो रही हैं? 28 तारीख से सरसों की खरीद होगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनको जो नुकसान हुआ है फसल का पाले की वजह से, सर्दी की वजह से, चाहे बीमित किसान है बीमा से, वरना खराबे का पैसा उनको मिलेगा। और यहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल बैठक के लिए पहुंचे, जिसमें उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण बेहद जरूरी है। साथ ही साथ किसानों को भी कहा कि वो गोबर से की खाद से खेती करें, ताकि जो बीमारियां हम लोगों को हो रही हैं वो उससे ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि 40 से 400 करोड़ बजट जो है वो कर दिया गया है। गौवंश के लिए उन्होंने बजट बढ़ाया है, उसकी उन्होंने बात की है। गृहमंत्री अनिल विज ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विज ने कहा कि कांग्रेस को पढ़ाया जाता है कि शहीदों का अपमान करो, वहीं विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र में नहीं निरंकुशता में परिवर्तित हो रहे हैं। इस पर विज ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि यह सब सीबीआई पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी है।
यहां पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही साथ पूरे विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है, आड़े हाथों लिया है विपक्ष को। कि शहीदों का अपमान करो, जो सैनिक सेना पर डटे हुए हैं, जो इतने इतने माइनस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करो। अगर वो कोई सफलता हासिल करते हैं तो उसको प्रश्न चिन्ह लगाओ, उसको उनकी जो ब्रेवरी है, उनकी जो बहादुरता है, जो उन्होंने सर धड़ की बाजी लगाकर काम किया है, उसके लिए सबूत मांगो। कांग्रेस तो अब का तो किरदार यही है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने महिला से पर्स छीनने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले पर जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया है कि हाल ही में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। आरोपियों के पास से छीने गए 3000 रुपए और वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तीन मार्च 2023 को पेहवा सिटी एरिया से शाम के टाइम एक महिला का पर्स 2 बाइक चालकों ने छीन लिया था। तो उस कड़ी की इन्वेस्टिगेशन हमारी CI2 की टीम के द्वारा आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेशन को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम गुरदास उर्फ बोना, अंकित और रिक्कल, ये तीनों पेहवा के रहने वाले हैं। जिस मोबाइल पर इन्होंने स्नैचिंग की थी, जिस बाइक पर इन्होंने स्नैचिंग की थी, उस बाइक को भी हमने रिकवर कर लिया है और इनसे अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बहुत नमस्कार।